दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन पिछली क्लास में मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग अपनी 9 क्लास रही है मेवाड़ के इतिहास की। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की ही एक और बड़ी रियासत मारवाड़ की। ठीक है, मारवाड़ का इतिहास आज से अपन शुरू करते हैं। 4 से 5 क्लासेज में शायद मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपन कोशिश करेंगे। देखिए, अपन वैसे हर एक जो फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से उसकी बात करते चलेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे। लेकिन लग रहा है 5 क्लास, लगभग 5 से 6 क्लासेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए मारवाड़ का इतिहास। अब जैसे ही अपन स्टार्टिंग में मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे या मेवाड़ रियासत की बात कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग मारवाड़ की बात करें। जैसे भौगोलिक जो क्षेत्र कौन कौन सा है, या मारवाड़ के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, या मारवाड़ रियासत में उस समय कौन कौन सा क्षेत्र आता था। ठीक है, तो उसके अपन बात करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे, क्या अपन बात स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का इतिहास। देखिए, अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता था। आपके माइंड में मारवाड़ आते ही एक डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आ जाता होगा, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर मारवाड़ में आता था। ठीक है, जोधपुर भाई जो राठौड़ों की राजधानी रही है। ठीक है, तो सभी जो भी स्टूडेंट है उसके माइंड में मारवाड़ आते हैं, जोधपुर सबसे पहले आ जाता है। लेकिन जो फिर मारवाड़ जो रियासत में और कौन कौन सा क्षेत्र आता था उसकी भी अपन थोड़ी भाई बात तो कर लेते हैं, कम से कम नाम तो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नागौर आता था, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। ठीक है, देखो आता था जो पाली। ठीक है, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर और पाली, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, जो मुख्यतः उस समय में या तत्कालीन समय में मारवाड़ रियासत में आते थे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आएगा भाई सिरोही और जैसलमेर। ठीक है, भाई जैसलमेर आपके माइंड में ज़्यादातर आ सकता है। भाई जैसलमेर भी जो जोधपुर के पास नहीं है, जोधपुर के लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। भाई जैसलमेर, तो जैसलमेर में एक अलग ही वंश हुआ करता था। ठीक है, जैसलमेर का जो क्षेत्र था वो उस पर जो यानी जैसलमेर पर जिस जो वंश का शासन था वो भाटी राजवंश था। ठीक है, ठीक है, तो जैसलमेर में भाटी राजवंश था। बात कर लेते हैं साथ में ही सिरोही की। सिरोही में चौहान वंश की एक शाखा का शासन था, देवड़ा। ठीक है, चौहानों की शाखा देवड़ा, तो ध्यान रखना वंश चौहान है, चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन रहा था सिरोही में। तो जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, और मारवाड़ के जो क्षेत्र में यानी मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर और पाली आते थे। ठीक, तो ये अपन कर लिए हैं भौगोलिक क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं जो जोधपुर के यानी जोधपुर में किस वंश का शासन था। जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन था। ठीक है, जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन था। जैसे मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। ठीक है, वैसे ही जोधपुर या मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। जैसलमेर के भी अपन बात किए भाटी राजवंश था, और सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन रहा है। अब जो जोधपुर के या मारवाड़ के जो राठौड़ थे, ये अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार से लिखना कि मारवाड़ के राठौड़ शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे, या सूर्यवंशी हिंदू शासक मानते थे। ठीक है, तो डायरेक्ट मत लिखना, आप ये लिखना मारवाड़ के राठौड़ शासक अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे। ठीक है, अब बात आती है राठौड़ों की उत्पत्ति की। ठीक,
देखिए जो राठौड़ों की उत्पत्ति है इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के दो प्रकार के मत है, यानी अलग अलग मत है। ठीक है, जो कुछ शासक यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज, तो कन्नौज का गहड़वाल जो वंश है कि इनके वंशज ही है। ठीक है, गहड़वाल वंश के शासक मानते हैं राठौड़ों को। कन्नौज यूपी में जगह पड़ती है, वहां का एक जो वंश है गहड़वाल। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो ये राठौड़ है जो कन्नौज है तो कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना ये है, और जो कुछ इतिहासकार हैं ये इनको दक्षिण भारत से मानते हैं। ठीक है, राठौड़ों को दक्षिण भारत से मानते हैं। दक्षिण भारत में एक वंश है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कुछ इतिहासकार इनको कन्नौज का गहड़वाल वंश से संबंधित मानते हैं राठौड़ों को, और कुछ इतिहासकार इनको दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश से संबंधित मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि ये जो राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर आता है दक्षिण भारत से आता है और आते आते गहड़वाल वंश हो जाता है, और इसके बाद फाइनली राजस्थान आते आते यानी राठौड़ वंश हो जाता है। तो यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित, कुछ इतिहासकार मानते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दोनों एक ही है, गहड़वाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन्हीं से मिलकर किसी न किसी रूप से राजस्थान में आते आते राठौड़ वंश कहलाता है, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश। ठीक है, वह इन दोनों से संबंधित है। यानी कुछ इतिहासकार तो इन दोनों से संबंधित मानते हैं, कुछ इतिहासकार ओनली दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश से संबंधित मानते हैं, कुछ इतिहासकार कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित मानते हैं। तो आपको थोड़ा समझना है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम की दृष्टि से। इन जो ये इस प्रकार के एक क्वेश्चन देके कोई एग्जाम में फंसा ले, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए जो बेसिक नॉलेज था ये आपको बताया हूँ। ठीक, तो ध्यान रखना। अब बात आती है जो इनके जो राठौड़ों का राजस्थान में जो शासक कौन बनता सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले इनका एक शासक बनता है, राजा आता है राव सिंह। ये राठौड़ों का आदि पुरुष कहलाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक भी कह सकते हो। ठीक है, राठौड़ का फिर कह रहा हूं यहाँ पे लिखने का, जो आप थोड़ा सा सही तरीके से लिखना। राव सिंह राजस्थान में राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कहलाता है। ठीक है, राजस्थान के राठौड़ों की बात कर रहे हैं भाई अपन, और इंडिया में राठौड़ों की बात नहीं कर रहे राव सिंह की। तो राव सिंह राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कहलाता है या मूल पुरुष कहलाता है या संस्थापक कहलाता है। ठीक, राव सिंह की थोड़ी सी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा। ठीक है, एक किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कहानियां हैं, इतिहास नहीं बता रहा, ये भाई देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको कहानी समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी किस प्रकार राव सिंह राजस्थान आता है और कहाँ से आता है। ठीक है, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये लगभग 1240 के आसपास की कहानी है। देखिए, जो पाली में एक व्यापारी यानी एक व्यापारी जो कास्ट कह सकते हैं, ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण थे। ठीक है, ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे ये पाली के व्यापारी थे। ये ठीक है, पाली में जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे ये व्यापारी थे, घूम घूम कर व्यापार करते थे, एक रियासत से दूसरी रियासत तक भी चले जाते थे व्यापार करने के लिए। ये इधर जा रहे होते हैं, जो ये मालवा की तरफ भी चले जाते थे, गुजरात की तरफ भी चले जाते थे और साउथ में भी चले जाते थे। ठीक है, एक बार कन्नौज की तरफ जा रहे थे। ठीक है, कन्नौज की तरफ जा रहे थे तो ये देखिए थोड़ा ये ध्यान रखना, जो ये व्यापार करने जाते थे तब इनके साथ रास्ते में लूटपाट हो जाती थी। ठीक है, जो लुटेरे होते थे इनको लूट लेते थे। भाई लूटना जाहिर सी बात है, ये व्यापार करके आएंगे और ये पैसे टके लेके आएंगे तो इनको लूट लेते थे। ठीक,
तो ये जो लूटपाटों से बचने की जो प्लानिंग करते हैं, लेकिन अब इनके कोई राजा वाजा नहीं था, पाली में कोई राजा नहीं था उस समय, ठीक है, इनका कोई राजा नहीं था। अब इनकी भाई हेल्प कौन करे, इनकी रक्षा कौन करे, तो ये अपने खुद के स्तर पर ही व्यापार करते थे और घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं लूट का भी शिकार हो जाते थे। ये एक बार कन्नौज की तरफ जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, कन्नौज अभी अपन बात कर लिए हैं। कन्नौज की तरफ जाते हैं तो ये जाते जाते यानी एक घटना देखते हैं। उस घटना से पहले की मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। यूपी जो कन्नौज का एक राजा था सेतराम, कन्नौज का एक राजा था सेतराम। देखिए जो सेतराम है, इसके ऐसा कहा जाता है कि 100 पुत्र हुए थे, ठीक है, इसके 100 पुत्र हुए थे, ठीक। अपन बात कर रहे हैं रावसिया की। तो सेतराम का पुत्र था रावसिया। ऐसा कहा जाता है कि रावसिया सेतराम का 51वां पुत्र था, ठीक है। कन्नौज के राजा सेतराम के 100 पुत्र थे, उनमें से 51वां पुत्र था रावसिया। कहानियां ऐसी है या कहानी ऐसी है कि जब रावसिया का जन्म होता है उस समय इनकी जो दाई थी, या अपन आज बोलते हैं भाई जो नर्स वगैरह होती है, उस समय में दाई माँ बोलते थे। अपन पढ़ते हैं जैसे गोरा दाई, पन्ना दाई, ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी भी दाई माँ थी। देखिए आजकल तो अपन अपने जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका टाइम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पंडित जी से जन्म पत्री निकलवा लेते हैं, वह किस प्रकार का योग है इसके जो जीवन में। लेकिन उस समय ये होता था जब रावसिया ने जन्म लिया, या उस समय ये जो इनकी होती थी टाइम देखने की जो परंपरा होती थी, जो भी इनकी गति टेक्निक होती थी, जब रावसिया का जन्म होता है, दाई किसी न किसी काम में बिजी हो जाती है, वो ये नहीं देख पाती है कि भाई टाइम का जो निर्धारण नहीं कर पाती है। और उस समय जो निर्धारण किया जाता है सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य की रोशनी, ये जो धरती है, सूर्य की रोशनी अभी यहाँ पे आ रही है और बच्चे का जन्म हो रहा है, इस समय हो रहा है, तो यहाँ पर दाई लाइन खींच देती थी। यदि मान लो सूर्य की रोशनी यहाँ पर गिर रही हो और बच्चे का जन्म इस समय हो रहा है, तो दाई यहाँ पर लाइन खींच देती थी धरती पर। उसके अकॉर्डिंग फिर यानी पंडित जी को बुलवा के और यानी इस लाइन को बता दिया जाता था, और जो पंडित जी इस लाइन के अकॉर्डिंग समय का निर्धारण कर लेते थे और जो भी बच्चे की जन्म पत्री निकाल देते थे। अब जब रावसिया जन्म लेता है उस समय दाई ये जो काम नहीं कर पाई। दाई को पता बाद में चलता है कि यार अपन ने तो ये जो लाइन वाइन नहीं खींची, तो दाई को पता लगा कि राजा को कौन सा पता चला है, अब खींच देते हैं और आसपास लाइन खींच देती है। लेकिन भाई देखिए इस प्रकार की जो ये जन्म पत्रियां निकाली जाती है फिक्स टाइम के आधार पर निकाली जाती है, जो फिर पल पल में जो घटना चेंज हो जाए, जो भी राजयोग है वो बदल जाए, ठीक है। तो दाई आगे पीछे लाइन खींच देती है, जो फिक्स जो निर्धारित जगह पर खींचनी चाहिए थी वहां पर जो लाइन नहीं खींचती है। पंडित जी को बुलाया जाता है, रावसिया का जो जन्म पत्री या जन्म कुंडली निकलवाई जाती है, और पंडित जी राजा से कहता है, यानी इसके पिता सेतराम जी से कहता है कि यार ये तो बच्चा ही अपशगुनी है। राजा कहता है भाई क्या बात हुई? तो पंडित जी कहता है अगर इस बच्चे का मुंह राजा देख लेगा तो राजा मर जाएगा, या राज्य में बड़ी विपदा आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी बड़ी। तो सेतराम जी जो राजा थे यूपी के या कन्नौज के, ये कहते हैं भाई अपने कोई जरूरी नहीं इस बच्चे का मुंह देखना, इस बच्चे को जंगल में छोड़ के आ जाओ, जंगल में यानी मार के आ जाओ। जल्लाद बुलाता है सेतराम और रावसिया को देता है जल्लादों को और कहता है इसको मार के आ जाओ जंगल में। अब जल्लादों को लगता है यार ये 2-4 दिन का बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है, इसने अपना क्या बिगाड़ा है। कोई बड़ा आदमी होता, कोई राजा के विपरीत कोई काम करता और राजा फिर सजा देता, तब अपन मार भी देते। क्यों अपन इस 2 दिन के यानी बच्चे को मार के अपने ऊपर पाप लें, और राजा को क्या पता चलेगा। और अपन ऐसे करते हैं, कोई पास में ही शेरनी की गुफा थी, ठीक है, तो उस गुफा में डाल देते हैं और जो शेरनी इसको खा जाएगी, कम से कम अपने ऊपर तो पाप नहीं आएगा। और ये जो जल्लाद थे रावसिया को, जो 1-2 दिन का बच्चा था, इसको जो शेरनी की गुफा में फेंक के आ जाते हैं। कहानियां ऐसी हैं कि जो उस समय शेरनी ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया था।
जब वो जल्लाद रावसिया को उस गुफा में डाल के आते हैं तब वो शेरनी सो रही होती है। शेरनी के जो बच्चों के साथ यानी गिरता पड़ता है वहां पे जो गुफा में बच्चों के पास पहुंच जाता है रावसिया। शेरनी उस समय सो रही होती है और जब शेरनी जागती है, अपनी नींद से उठती है, तब उसको लगता है भाई यार ये जब ये अपने बच्चे हैं, अपन ने इनको जन्म दिया है तो ये भी अपना ही बच्चा होगा। अब उसको क्या पता भाई किसी ने इसको फेंक के गया है, भाई कोई ना कोई इसको फेंक के गया है। अब जो शेरनी उसका पालन पोषण कर लेती है, जो खुद के बच्चों की समान ही रखती है, खुद के बच्चों की जैसे ही उसका पालन पोषण होता है। शेरनी के बच्चों के समान रावसिया का पालन पोषण होता है। रावसिया बड़ा होता है, हालांकि ये तो था भाई जो मानव जीवन था इसका, जो पुरुष था ये जानवर नहीं था, ठीक है। अब इसके जो 2 पैर और 2 हाथ, जो शेरनी के बच्चे और शेरनी के यानी 4 पैर थे, वो जो पैरों के हिसाब से उन जो यानी जानवर के हिसाब से जो बॉडी का मूवमेंट होता था शेरनी का और शेरनी को बच्चों का। अब भाई ये जो रावसिया था ये भी शेरनी के बच्चों के जैसे ही पालन पोषण इसका होता है, तो कुछ गतिविधियां तो जो जानवरों जैसे ही करने लग गया था, शेरनियों की जैसे ही करने लग गया था। अब 2 शेरनी के बच्चे यानी 4 पैरों को यानी धरती पे यानी टिका कर चले, तो ये जो रावसिया था ये भी उन्हीं की तरह दोनों हाथों को दोनों पैरों को धरती पे टिका कर चलने लग गया। उसी प्रकार से लड़ाइयाँ कर रहा होता है जैसे शेरनी के बच्चे करते हैं आपस में, ठीक है। कुछ भाई वो कच्चा मांस वगैरह खा रहा होता है। तो यहाँ तक की बात है रावसिया की, जो किस प्रकार से जो शेरनी की गुफा में पलता है। अब बात आती है पालीवाल ब्राह्मणों की। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करने के लिए कन्नौज के जंगलों से जा रहे थे। कन्नौज के जंगलों में पालीवाल ब्राह्मणों की नजरें इस जो शेरनी के बच्चों और इस जो रावसिया भी जो शेरनी के बच्चों के समान जो गतिविधियां कर रहा था, तो इस रावसिया पर पड़ती है। भाई शेरनी के बच्चों के बारे में सब जानते हैं, शेरनी के बच्चे हैं तो इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे। लेकिन एक जो पुरुष टाइप का बंदा है या जो यानी मानव टाइप का जो मानव जैसा बंदा है, ये दोनों हाथ पैरों को धरती पर टिका कर चल रहा है, लड़ाइयाँ शेरनी के बच्चों से कर रहा है, मांस वगैरह खा रहा है, कच्चा मांस खा रहा है। तो इनको अजीब सा लगा भाई यार ये घटना क्या हो सकती है। ये वहां से भागते हैं, ये वहां से जाते हैं राजा के पास, सेतराम जी के पास जाते हैं। और जो सेतराम जी को कहते हैं आपके जो जंगलों में, आपकी जो क्षेत्र है उन जंगलों में हमने एक घटना देखी है। सेतराम जी कहते हैं भाई क्या घटना थी मुझे बताओ। तो ये पूरी बात बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कोई जो पुरुष टाइप का बंदा है, लेकिन वो जानवरों की जैसी गतिविधियां कर रहा है, कच्चा मांस खा रहा है, शेरनी के यानी शेर के बच्चों से लड़ रहा है, लड़ाइयाँ लड़ रहा है, दोनों हाथ पैर टिकाकर चल रहा है, बड़े बड़े शरीर पर बाल है, दांत वांत थोड़े बड़े हो गए हैं। अब सेतराम जी कहता है सुबह सुबह पागल बनाने के लिए आपको मैं ही मिला क्या, जो आपको चाहिए वो डायरेक्ट ही बोल दो। इस प्रकार की जो कहानियां गढ़कर मुझे बता रहे हो, वैसे तो आपको डायरेक्ट ऐसे झूठ मार से तुम कुछ देने वाला हूँ, जो भी बात हो सच सच बता दो। जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो कसम वसम खाते हैं, हकीकत में हमने ये जो घटना देखी है आप जाकर देख लो चाहिए से, अगर आपको झूठ लगे तो हमें जो सजा देना हो दे देना। अब बात आती है भाई जो सेतराम जी एक्शन लेता है, भाई यार ये क्या बात थी, अपने सेनापतियों जो 20 सैनिक थे उनको बुलाता है, जल्लाद वगैरह सब वहीं पे थे। जल्लाद लोगों को पता चल रहा है यार वो बंदा वही हो सकता है जो अपन उस बच्चे को छोड़ के आए थे। देखिए जो जल्लाद थे सेतराम जी के पास आते हैं और वो कहते हैं भाई हमें कोई सजा ना दो तो हम बताइए जो भी बात है जो। फिर जो सेतराम जी कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो भी गलतियां होगी वो माफ की जाएगी, बताओ क्या बात है। जो जल्लाद कहते हैं सेतराम जी से जो भी आपने वो बच्चा देखे हमें भेजा था, उस बच्चे को हम एक शेरनी की गुफा में डाल के आ गए थे, हम एक शेरनी की गुफा में उस बच्चे को डाल कर आ गए थे, और क्यों ना वो बच्चा वही हो सकता है, वो शेरनी के जो बच्चों की जैसे पालन पोषण उसका हुआ होगा तो वैसे गतिविधियां कर रहा होगा, और शायद वो ही बच्चा होगा जो बड़ा हो चुका है। जो फिर उसको बुलाया जाता है, यानी सैनिकों को भेजकर उस बच्चे यानी उस लड़के को लाया जाता है, लाके फिर जो राज दरबार में लाया जाता है, दरबार में लाया जाता है सेतराम जी के में। और सेतराम जी जो भी अपने सेनापति थे सैनिक थे उनको बोल बाल के और उसकी जो भी गतिविधियाँ थी उन पर थोड़ा कंट्रोल करवाते हैं, धीरे धीरे उसको अपनी जो मानव गतिविधियाँ होती है वैसी गतिविधियों की ट्रेनिंग देते हैं, उसके जो बाल वाल काटते हैं शरीर से,
कपड़े वपड़े पहनाते उसको, और थोड़े दांत वांत तो बड़े थे, नाखून वगैरह बड़े हो रखे थे, उनको कोई कुल्हाड़ी उलाड़ी से काटते हैं, छोटे करते हैं, और उसको कपड़े वपड़े पहना के राजकुमार जैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। इस प्रकार उसका नाम पड़ता है राव सिंहा। ठीक है, शेरों की जैसे उसका पालन पोषण होता है। अब बात आती है कि आगे जब वो पालीवाल ब्राह्मण थे वो आगे निकल जाते हैं व्यापार करने के लिए। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करके वापस आते हैं, वापस सेतराम जी के पास जाते हैं, यानी कन्नौज के राजा सेतराम जी के पास। ठीक है, कन्नौज के राजा सेतराम जी से बातचीत करते हैं, भाई क्या हुआ, आपका जो बच्चा था उसका क्या हुआ, कैसा है। तो सेतराम जी कहते भाई यार अच्छी बात है तुम्हारी कि तुमने जो मेरे बेटे से वापस मिलवा दिया है, और जो आप मांग सकते हो आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस प्रकार की जो सेतराम बातें करता है। जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो सेतराम जी से कहते हैं यार हम एक चीज़ मांगना चाहते हैं, एक बड़ी मांग है हमारी। सेतराम जी कहते हैं जो भी मांगो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं हमारे कोई राजा नहीं है, और आपकी कृपा होगी कि कोई आपका बंदा भेज दो हमारी जो पाली साइड, और वहाँ पर राजा बन जाएगा और हमारी रक्षा कर देगा, हमारी हेल्प करेगा। हम उसकी जनता, अपने आप को यानी उस राजा की जनता मान लेंगे, या राजा के अंडर में मान लेंगे, और हमारा जो भी राजा होगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी रक्षा करेगा। हमें कोई भी जो व्यापार करने जाते समय लूट लेते हैं, लूटपाट ज़्यादा होती है। तो सेतराम कहता भाई ठीक है, जो भी यहाँ से एक बंदा ले जाओ हमारा जो, और आपका राजा बन जाएगा। जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो कहते हैं भाई हमें और कोई नहीं चाहिए, हमें जो आपका जो गुफा में लालन यानी पालन पोषण हुआ था और जिससे हम आपको मिलवाए थे वो बंदा चाहिए। यानी राव सिंहा की बात करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा की मांग करते हैं। ठीक है, राव सिंहा कन्नौज से पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1240 ईस्वी में राव सिंहा पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आता है। ये वाक्य आप लिख लेना। इसके बाद में आगे और बात करते हैं। फिर जो राव सिंहा था ये राजधानी किसे बनाता है? ठीक है, एक बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, खेड़ को राजधानी बनाता है अपनी। ठीक है, खेड़ भाई थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, खेड़ में लिख देता हूँ। ठीक है, तो खेड़ बाड़मेर में जगह पड़ती है, तो खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाता है राव सिंहा। खेड़ बाड़मेर में लड़ता हुआ अपने दुश्मनों से मारा जाता है। ठीक है, तो पाली में एक जगह और है बिरठू, यहाँ पर राव सिंहा की छतरी है। ठीक है, राव सिंहा की छतरी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। राव सिंहा राठौड़ वंश का मारवाड़ के राठौड़ का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहलाता है। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 ईस्वी में मारवाड़ आता है, खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाता है, यहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है, और बिट्टू पाली में राव सिंहा की छतरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ये जो इस प्रकार जंगलों में इसका यानी पालन पोषण हुआ है, जो कहानी है, जनश्रुतियां हैं। ऐसी एक जो एक पेंटिंग है रूडयार्ड किपलिंग की। ठीक है, एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ था रूडयार्ड किपलिंग, इसकी एक पुस्तक है द जंगल बुक। रूडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है द जंगल बुक। 1907 में उसे साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक है, 1907 में उसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन नोबेल पुरस्कार 1907 में द जंगल बुक को मिल चुका है। और जो पहले अंग्रेज इतिहासकार हुए थे रूडयार्ड किपलिंग, जिसको साहित्य का नोबेल दिया गया था, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसकी जो पेंटिंग है, इस प्रकार से जो कोई बंदा या कोई शासक है या कोई पुरुष है जो जंगल यानी शहरों से लड़ रहा है, तो वो जो पेंटिंग लगी हुई है जोधपुर के किले में लगी हुई है। रूडयार्ड किपलिंग खूब समय तक मारवाड़ में रुका था, यानी जोधपुर में रुका था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। रूडयार्ड किपलिंग एक इतिहासकार हुआ, अंग्रेजी इतिहासकार हुआ है,
पहला अंग्रेज इतिहासकार हुआ था जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रूडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है द जंगल बुक। जो जंगल बुक का जो कैरेक्टर है मोगली का है, मोगली की भी वैसे ही ऐसा कहें भाई जो भेड़ियों के बीच में ऐसे उसका पालन पोषण हुआ था, ठीक है। तो जो द जंगल बुक है इसको 1907 में, जो द जंगल बुक पुस्तक का नाम है, तो 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बात हो चुकी है राव सिंह की। ये रूडयार्ड किपलिंग वाला अदर फैक्ट था, थोड़ा ध्यान रख लेना, पुस्तक का नाम ध्यान रख लेना, और ये नोबेल की बात बताऊँ, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बात आती है आगे जो राजा बने हैं, कौन बने हैं, दुहड़ बने हैं, ठीक। देखिए दुहड़ की बात बताऊं मैं आपको, दुहड़ अपने ननिहाल जाता है, ठीक है। ननिहाल वाले इसको टॉर्चर करते हैं, ताने मारते हैं, टोन कसते हैं कि यार तुम्हारे तो क्या बात, तुम तो क्या ही बात करते हो, तुम्हारे तो कोई कुलदेवी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी कुलदेवी नहीं है। तो ननिहाल में इस प्रकार की टॉर्चर जो इस यानी दुहड़ को करते हैं, तो अपनी माँ से पूछता भाई माँ अपनी जो कुलदेवी कहाँ है। तो इसकी माँ कहती है, दुहड़ की माँ, कि अपनी कुलदेवी या तेरी कुलदेवी तो दक्षिण भारत में है या जो साउथ में है, ठीक है, या कर्नाटक में है। कर्नाटक का बात भाई थोड़ा ध्यान रखना, रिजल्ट आया कर्नाटक का, कांग्रेस जीत गई है भाई, बीजेपी हार गई है, ठीक है। यानी देखिए कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, बीजेपी को शायद बहुमत के आसपास भी नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो अदर जो पार्टियां हैं, जो अन्य दल है, उनको तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो कर्नाटक में है भाई तेरी कुलदेवी तो नागणेशी माता। तो दुहड़ कर्नाटक जाता है और कर्नाटक से नागणेशी माता की मूर्ति लेकर आता है, ठीक है। अब नागणेशी माता दुहड़ को ये बात बताती है या यह बात बोलती है कि भाई जा बंदे, या तू मेरे को जहां तक लेके चलेगा और जहां पर जाकर वापस घूम लेगा या वापस घूम कर देख लेगा, वहीं पर मुझे स्थापित करना पड़ेगा। यानी तू पहली बार, यानी तू मुझे लेकर चलेगा और तू पहली बार वापस घूम कर जहां पर देख लेगा, वहीं पर तुझे यानी मुझे स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दुहड़ था, ये नागणेशी माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आता है और बाड़मेर में एक गांव पड़ता है नगाना, ठीक है। तो यहाँ पर इस यानी घूम के वापस देख लेता है या पीछे मुड़कर वापस देख लेता है, ठीक है। ये बात थी, तो तू जहां पर पीछे मुड़ के देख लेगा वहीं पर स्थापित करना पड़ेगा। तो नगाना गांव बाड़मेर में आकर ये वापस पीछे मुड़कर देख लेता है, तो यहाँ पर इसको स्थापित करना पड़ता है। नगाना गांव है, तो बाड़मेर का गांव है, यहाँ पर स्थापित करना पड़ता है इसको यहाँ पर स्थापित किया जाता है नागणेशी माता की मूर्ति को, ठीक है। दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर आता है, ठीक है। नागणेशी माता था उसका नाम, यानी अपने राठौड़ की कुलदेवी का नाम नागणेशी माता है। इस नागणेशी माता को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाता है दुहड़, ठीक है, ये ध्यान रखना। नागणेशी माता के नाम पर ही इस गांव का नाम नगाना पड़ा है। पहले जो बाड़मेर का एक जोधी स्थान था, यहाँ पर इस मूर्ति को लेकर आता है और यहाँ पर स्थापित करवाता है। नागणेशी माता के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा था नगाना, ठीक है। नागणेशी माता राठौड़ वंश की कुलदेवी, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो थोड़ा सा आप इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हो। नागणेशी माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। कुलदेवी और जो इष्ट देवी है, इसकी मैं आपको पहले ही जो बात बता चुका हूँ, कुल देवी और इष्ट देवी में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो बात हो चुकी है दुहड़ की, इतना जो ये इफेक्ट था इम्पोर्टेंट, जो कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेशी माता की मूर्ति लाकर उसको नगाना गांव में स्थापित करवाता है। दुहड़ का एक छोटा भाई था धांधल, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना।
धूड़ का एक छोटा, ये इसलिए बता रहा हूँ, अपन जब लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे, उस समय थोड़ा सी बात आएगी पाबू जी की। पाबू जी धांधल का बेटा था, ठीक है, यानी पाबू जी का पिता था धांधल। जो धांधल था ये धूड़ का भाई था, छोटा भाई था। धूड़ का छोटा भाई धांधल, यानी धूड़ का छोटा भाई था धांधल, और धांधल का एक बेटा हुआ था पाबू जी। तो पाबू जी को अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे। अब बात आती है आगे राजा कौन बनता है? मल्लीनाथ बनता है, ठीक है, यानी मल्लीनाथ जी आगे राजा बनते हैं मारवाड़ के। देखो मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ा सा ही लिख लेना, या राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी का मेला भी लगता है पश्चिमी राजस्थान तिलवाड़ा में लगता है, ठीक है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में लगते हैं। वैसे अपन लोक देवता पढ़ेंगे उस समय मल्लीनाथ जी की भी विस्तार से बात करेंगे। मेला लगता है तिलवाड़ा में, और मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात आती है जो मल्लीनाथ जी के जो राजनीतिक जो भी उपलब्धियां थी, भाई अपन वैसे लोक देवता की बात अलग से करेंगे। तो ये जो राजधानी बनाते हैं अलग से, मेवानगर को राजधानी बनाते हैं। मेवानगर बाड़मेर में है, ठीक है। मेवानगर को राजधानी बनाते हैं। ये देखिए ध्यान रखना है, मेवानगर बाड़मेर में है, और उधर खेड़ बाड़मेर को राजधानी बनाया था, ठीक है। अब बात और आगे करें तो इसमें बात ये आती है, भाई जो ये मैं आपको बता दिया एक बात तो, कि जो पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, और इनके नाम के कारण ही जो बाड़मेर क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये भी लिख लेना भाई। मल्लीनाथ जी के नाम के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाए भी राजस्थान में किस क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है, तो मालानी क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है। देखिए मालानी नाम से एक ट्रेन भी चलती है, शायद दिल्ली से बाड़मेर तक चलती है, मालानी एक्सप्रेस उसका नाम है। तो ये एक अदर फैक्ट है, थोड़ी सी ध्यान रख लो, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही या मालानी क्षेत्र के नाम पर ही ये जो फिर नाम पड़ा है ट्रेन का, ठीक है। मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी होता है बाड़मेर का नाम, और मालानी के नाम पर एक ट्रेन चलती है मालानी एक्सप्रेस, दिल्ली से शायद बाड़मेर तक चलती है वो ट्रेन। अब बात आती है आगे, और जो मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। तो जगमाल थोड़ा सा घूमंतु बंदा था, घूमने फिरने वाला बंदा था, यार दोस्तों के साथ घूमता रहता था, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता रहता था। अब बाहर कोई पीट यानी बाहर किसी को पीट करा जाता था, बाहर कोई किसी दिन नहीं मिले पिटने वाला जगमाल से, तो घर में आके किसी को भी पीट देता था, ठीक है। तो ये एक बार ऐसा कहते हैं कि अपने जो चाचा वीरमदेव को भी पीट दिया था, माँ यानी मल्लीनाथ जी का भाई था वीरमदेव, तो उसको भी पीट दिया था जगमाल। तो एक दिन ये आ रहा था, घर में घुसते ही जो पिता मल्लीनाथ जी उला ना देते इसको, यार तू कहाँ पे घूमता रहता है, घर का कुछ अता पता रहता नहीं है तुझे, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता है, कभी तुझे कोई मिल गया तो शेर को सवा शेर मिल गया तो। जगमाल कहता नो टेंशन पापा, आप चिंता ही मत करो, मैं सल्ट आके आ जाऊंगा सबको, ठीक है। तो फिर एक बार होता क्या है, बाड़मेर के पास में एक गांव पड़ता है सिंगली गांव, ठीक है। सिंगली गांव बाड़मेर के पास में पड़ता है। यहाँ की जो लड़कियां थी, गणगौर के समय का जो टाइम था, गणगौर के त्योहार का टाइम था, तो गणगौर के समय सिंगली गांव की लड़कियां जो भी गांव में कुआं होता है वहां पर पानी लेने जा रही थी, गांव के कुएं पर पानी लेने गई थी सिंगली गांव की लड़कियां। उधर गुजरात में जो गुजरात का जो मुस्लिम शासक था, तो वहाँ का जो गुजरात की सेना यानी अहमदाबाद की जो सेना थी, गुजरात की जो सेना थी, वो सिंगली गांव से गुजर रही होती है, और जो लड़कियां पानी भरने आई थी, इन लड़कियों को अगवा कर ले जाती है गुजरात की सेना, ठीक है। सिंगली गांव की लड़कियों को अगवा करके गुजरात की सेना ले जाती है, और अहमदाबाद के किले में ले जाकर यानी इनको रखती है।
जो गुजरात के राजा की जो राजकुमारी थी उनकी सेवा में रखते हैं इन जो शिणली गांव की लड़कियों को। शिणली गांव वाले जो लोग थे उनको शाम को पता चल रहा है अपनी लड़कियां वापस नहीं पानी लेने गई थी। उनको पता चलता है इनके जो पेरेंट्स थे, शिणली गांव की लड़कियों के जो पेरेंट्स थे, इनको पता चलता है भाई कौन ले गया। तो उनको पता चला कि भाई जो गुजरात वाले ले गए, गुजरात की सेना के लोग ले गए। अभी जो भाई रक्षा के लिए, हेल्प के लिए किसके पास आए, तो याद जाते हैं जो राजा के पास, मल्लीनाथ जी के पास जाते हैं, जो इन लड़कियों के जो पेरेंट्स थे। वो कहते हैं भाई राजा जी, अपने रियासत से हमारी बच्चियों को जो गुजरात वाले ले गए हैं अगवा करके, और आप रक्षा कीजिए, आप हेल्प कीजिए। मल्लीनाथ जी को लगता है यार ये तो गलत बात हो गई, और अपने को रक्षा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जनता अपनी है। ये सेना उन्हें तैयार करती, इतने में वापस कहीं घूम घाम के जगमाल आ रहा होता है। और जगमाल कहते यानी मल्लीनाथ जी से, आज किधर पापा? यानी मल्लीनाथ जी कहते हैं यार तू तो घूमता रहता है, तुझे तो पता नहीं रहता घर का, ना कोई अपनी जो आस पड़ोस का भी पता नहीं रहता, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता रहता है तू, किसी को पीट के आ जाता है। लेकिन तुझे पता है अपने गांव की लड़कियों को उठा कर ले गए गुजरात वाले, और अपनी कितनी बेइज्जती हो रही है। जगमाल कहता है भाई आप तो यहीं पे रुकिए और मैं जाता हूँ, मैं लड़कियों को ले आऊँगा। मल्लीनाथ जी कहते हैं तू बीच में ही रास्ते में किसी से लड़ने लग जाएगा, तू कुछ नहीं लाएगा। जगमाल कहता नहीं पापा, मैं जाके ले आऊँगा, आप नो टेंशन रहिए। जगमाल सेना लेकर जाता है। जगमाल अपने जो साथ के सैनिकों को कहता है चलो अपन अटैक करते हैं अहमदाबाद के किले पर। किसी ने बताया यार तू अहमदाबाद के किले पर अटैक करेगा, उससे पहले अपने को सल्टा देंगे। तुझे पता है वहाँ पे जो राजा की राजकुमारी यानी गुजरात वाले जो शासक है, मुगल शासक है, उसकी राजकुमारी रहती है। आसपास में परिंदे पर नहीं मार सकते और तू वहाँ पे अटैक करने की बात कहता है। जो गुजरात का राजा था उसकी राजकुमारी थी, उसका नाम था गिंदोली। ठीक है, शहजादी गिंदोली। मैं पहले बता रहा था पिछली क्लास में शायद आपको, जो मुगल राजकुमार होते हैं उनको शहजादे बोलते हैं, और राजकुमारी होती है उनको शहजादी बोलते हैं। तो गिंदोली था मुगल राजकुमारी का नाम, अहमदाबाद किले में थी। अहमदाबाद किले में गिंदोली की सेवा में जो शिणली गांव की लड़कियां लगाई हुई थी। जगमाल को फिर पता लगा कि भाई यार फिर अपन डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर तो क्या ही कुछ तो करना पड़ेगा। भाई गिंदोली बाहर कब आती है ये पता लगाओ। तो फिर किसी ने पता लगाया और बताया कि भाई शुक्रवार के दिन जो पीर बाबा की दरगाह है पास में किले के भाई दो साइड में, वहाँ पर जो पूजा करने के लिए आती है, कोई टाइट सिक्योरिटी होती नहीं है, अपने जो साथ की सहेलियों के साथ आती है गिंदोली हर शुक्रवार को पीर बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए। जगमाल कहता है चलो ठीक है, फिर ये बात तो अपन आगे प्लानिंग करते हैं। जगमाल वेश बनाता है घोड़े के व्यापारियों का। मालानी के मैं बता दिया, मालानी के घोड़े प्रसिद्ध थे। मालानी के जो घोड़े व्यापारियों का वेश बनाता है जगमाल, और अपने जो साथ के सैनिक थे वो शुक्रवार से पहले वाले दिन ही यानी बृहस्पतिवार को बैठ जाते हैं। जो पीर बाबा की जो दरगाह थी उसके आसपास में जो रास्ते में बैठ जाते हैं, जो भी रास्ता था। भाई अब लोग उनके पास है भाई यार आप कौन हो, तो कहते हैं हम तो घोड़े बेचने वाले हैं, आप घोड़े ले सकते हो। अब बोलते हैं भाई घोड़ा कितने का है, जो लेने वाले होते। तो ये जो जगमाल थे और उनकी जो सेना के जो सैनिक थे, सेनापति थे, वो कहते हैं यानी वो भाव ही इस प्रकार के लगाते हैं, जो घोड़ों की रेट ही इस प्रकार लगाते हैं। जैसे घोड़ा हो 5,000 का रेट बताइए 50,000, घोड़ा हो 10,000 का रेट बताइए 1,00,000 रुपये। तो इस प्रकार की रेट बताइए जो कोई लेने वाला आसपास भी नहीं फटके। ठीक है, देखिए इतना महंगा घोड़ा कौन ले, और बेचना भी किसको था घोड़ा, ये तो बस वेश बना कर रखा था घोड़े बेचने वाले व्यापारियों का। इनको तो जो शिणली गांव की लड़कियां चाहिए थी। अब जो भी गिंदोली अपनी सहेलियों के साथ आती है पीर बाबा के, और जो ये पता लगाते भाई अपने वाले जो भी ये होता है कि अपने आज भी अपन मार्केट में रह रहे हो, चाहे से अपन सिटी में रह रहे हो, लेकिन अपने गांव को कोई भी बंदा आ जाए और कुछ थोड़ा बहुत भी अपना देखा हुआ हो तो थोड़ा पता तो चल ही जाता है देखने पे यार कहीं देखा हुआ तो है। तो जो लड़कियां थी शिणली गांव की, वो गिंदोली के साथ साथ चले, कोई थाली में कुछ जो पूजा का सामान लेकर चले, कोई जो पीर बाबा की चादर लेकर चले, और कोई भी जो भी उसकी और भी तैयारियां वगैरह करके आ रही होती है गिंदोली के साथ। अब जो ये राय जगमाल था और इसके सैनिक के साथ वाले वो भी पहचान जाते हैं भाई अपने वाली आ रही है, जो शिणली गांव की है लड़कियां वही आ रही है गिंदोली के साथ।
और जो गिंदोली के साथ वो सिंगली गांव की लड़की थी, उनको भी लगता है यार ये बंदे है तो वो अपने जानकारी अपने साइड के हैं, जो ये घोड़े के व्यापारी है जो। अब ये जो जगमाल थे और इसके जो सैनिक थे वो सब उन लड़कियों को बुला लेते हैं, भाई आ जाओ जल्दी से। घोड़ों पर बैठ जाती है और जगमाल आते आते गिंदोली को बैठा लेता है अपने घोड़े पर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि गिंदोली को यानी मारवाड़ आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है और फिर गिंदोली मारवाड़ में ही रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। ऐसा भी कहा जाता है गिंदोली का जो पिता था वापस गिंदोली को बुलवाता है, लेकिन गिंदोली जाने से मना कर देती है और जगमाल के साथ ही मारवाड़ रहती है, ठीक है। तो ये बात अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रख लेना है कि गणगौर पर देखिए जो आती है एक गिंदोली को लेकर आता है जगमाल। उस समय उस दिन था गणगौर का त्यौहार, ठीक है। तो उस दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो लड़कियां वापस आकर गणगौर का त्यौहार मनाती हैं। और फिर गिंदोली को भी जगमाल उठा लाया था जो गुजरात से या अहमदाबाद से। तो इस दिन यानी गणगौर पर यानी गिंदोली का गीत गाए जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रख लेना। इतनी जो आपको कहानी बताया हूँ उसके पीछे एक तो ये फैक्ट निकल के आया है, ठीक है। गणगौर के त्योहार पर किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली के गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। आपको नहीं पता होगा भाई गिंदोली के गीत क्यों गाए जाते हैं, गिंदोली कौन थी, तो ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे बताने के बाद में। तो गिंदोली भाई राजकुमारी थी या शहजादी थी गुजरात की, इसको जगमाल लेकर आया था। उस दिन गणगौर का त्योहार था, इसलिए गिंदोली के गीत गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। अब बात आती है आगे राजा कौन बने। आगे राजा मल्लीनाथ जी अपने बेटे जगमाल को नहीं बनाते हैं और अपना एक भाई था वीरमदेव को राजा बना देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मल्लीनाथ जी अपने भाई वीरमदेव को राजा बना देते हैं और अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाते हैं। या इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हो कि मल्लीनाथ जी अपने बेटे जगमाल को राजा न बनाकर अगला राजा अपने भाई वीरमदेव को बनाते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी अपना जो उत्तराधिकारी आगे अपने भाई वीरमदेव को बना देते हैं। अब वीरमदेव की ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो वीरमदेव की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आगे जो भी राजा बना है चुंडा, ठीक है। राव चुंडा आगे राजा बनते हैं। यहां पे लिख देता हूं पिता, ठीक है। चुंडा का पिता वीरमदेव था जो मल्लीनाथ जी का भाई था। देखिए चुंडा की आगे बात करें, अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर टाइम पीरियड की बात आती है, टाइम पीरियड भी ध्यान रखना चाहो तो 1394 से 1423 तक इसका टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। 1394 से ठीक है, टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिखना। हालांकि चुंडा के समय से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अपन पढ़ेंगे जोधा और मालदेव आज नहीं पढ़ेंगे, आगे आज अपन जोधा तक पढ़ेंगे। तो जोधा के समय से थोड़ा टाइम पीरियड ध्यान रख लेना। चुंडा का भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। 1394 से 1424 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। देखिए मंडोर जोधपुर में जगह पड़ती है, आपको पता होगा मंडोर जोधपुर में है। तो मंडोर यानी प्रतिहार राजा थे उस समय। इंदा एक शाखा थी प्रतिहारों की। देखिए प्रतिहारों का शासन था मंडोर में। प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा, ये ध्यान रखना। ये राजा का नाम नहीं था इंदा, प्रतिहारों की शाखा थी इंदा, तो इनका राजा था, ठीक है। प्रतिहार राजा के एक जो बेटी थी या अपनी यानी प्रतिहारों की राजकुमारी थी, उसकी शादी चुंडा से करते हैं। ये प्रतिहार राजा थे जो। ठीक है, प्रतिहार राजा इंदा या प्रतिहारों की जो इंदा शाखा का कोई राजा था, उस राजा ने अपनी बेटी या राजकुमारी की शादी
चुंडा से करी थी, चुंडा से की थी, ठीक है। फिर भाई चुंडा को दहेज दिया गया था। चुंडा आज कोई 4 व्हीलर गाड़ी तो दी नहीं गई थी, ठीक है, कोई 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं दी गई थी। लेकिन फिर चुंडा को दिया क्या जाए दहेज में, तो दहेज का नाम भी भाई दहेज भी प्रसिद्ध है, चुंडा को दिया हुआ। तो चुंडा को एक रियासत दे दी गई, पूरा मंडोर दे दिया गया था, ठीक है, मंडोर दहेज में दिया गया था चुंडा को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चुंडा का पिता वीरमदेव था। टाइम पीरियड 1394 से 1424 तक था, ठीक है। देखिए 1424 नहीं तो 1423। 1394 से 1423 तक टाइम पीरियड था। प्रतिहार राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से कर दी थी और चुंडा को दहेज में मंडोर दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है भाई चुंडा को दहेज में मंडोर मिल गया तो फिर राजधानी किसको बनाई, राजधानी भी चेंज कर लेते हैं। मेवाड़नगर बाड़मेर थी पहले से राजधानी उनकी, उससे पहले खेड़ बाड़मेर थी। तो ये जो चुंडा था ये मंडोर को राजधानी बनाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लिया करो, ये जो शासक थे ये जो राजधानियां चेंज करते हैं तो इनके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं भाई। या तो सुरक्षा की दृष्टि से वो पहले वाली राजधानी कमजोर रही होगी, तो इसलिए फिर भाई धीरे धीरे जो विस्तार होता है रियासत का मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है भाई। अब आर्थिक स्थिति जो भी आज प्रेजेंट में है, अगर सही काम करेंगे तो आगे फिर मजबूती होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई ये फिर कुछ आर्थिक जो स्थितियों के बदलने की वजह से भी जो राजधानी अच्छी चेंज कर देते, अच्छी बना देते भाई, अच्छी जगह को यानी राजधानी बना देते भाई। जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते नया, ठीक है। तो फिर चुंडा की स्थिति अच्छी हुई तो ये फिर राजधानी मंडोर को बनाता है। मंडोर देखिए रावण का ससुराल मंडोर में था भाई। यहाँ की जो भाई राजकुमारी थी, रावण की जो वाइफ थी, पत्नी थी मंडोदरी, वो मंडोर की राजकुमारी थी, तो उस वजह से मेरा नाम मंडोर पड़ा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। या उसका नाम मंदोदरी पड़ा था, मंडोर की राजकुमारी थी, इस वजह से उस जो रावण की वाइफ का नाम मंदोदरी पड़ा था, ठीक है, जो मंडोर की राजकुमारी थी, इस वजह से थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना। अब बात आती है आगे राजा की। आगे राजा कौन बनता है चुंडा के बाद में? चुंडा के बाद में आगे राजा बनता है जोधा। थोड़ा सा फैक्ट अच्छे हैं एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान रख लेना। वही तो आपको याद आ रहा होगा, मैं जब मैं और पढ़ा रहा था बता रहा था जोधा भाग सके तो भाग था और रणमल मारी हो जाए, ठीक है। तो रणमल का बेटा था जोधा। रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई की शादी उधर लाका से हुई थी। चुंडा जो मेवाड़ का चुंडा था, वो राजकुमार चुंडा, वो राजा का पद छोड़ता है। तो अपन वो बातें कर चुके हैं पहले। जोधा भाग सके तो भाग कर रणमल मार हो जाए। फिर जोधा मेवाड़ से भागता है। मेवाड़ से भागकर बीकानेर के काउनी गांव में शरण लेता है। रणमल को बारहमली की सहायता से मरवाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो कहानियां अपन पहले बात कर चुके हैं। 1438 से 1489 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, देखिए अब बात आती है और आगे जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, मेवाड़ पढ़ रहे थे। 1453 में आउल बाउल की संधि होती है, ठीक है। 1453 में आउल बाउल की संधि होती है जोधा और कुंभा के बीच में। सोजत पाली को मारवाड़ मेवाड़ की जो सीमा बनाया जाता है। किस प्रकार से जो बात हुई थी, आंवले की जो टहनियाँ जो पेड़ थे, जो बाउल बबूल के पेड़ थे, उनको जो सीमा निर्धारण की जाती है। इस साइड से जो बबूल वाला क्षेत्र होगा मारवाड़ होगा, जो आंवले की जो
झाड़ियाँ आंवले के पेड़ होंगे वो मेवाड़ वाला क्षेत्र होगा। 1453 में आंवल की संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जोधा और कुंभा के बीच में होती है। अब जोधा को लगता है यार अपन पहले से जो राजधानियाँ बनाते आ रहे हैं अपने पूर्वज, अपने को थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना चाहिए और एक अच्छी सी राजधानी बनानी चाहिए, सही जगह पर राजधानी बनानी चाहिए। तो एक जो नए नगर की स्थापना कर देता है, जोधपुर की स्थापना करता है जोधा 1459 में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। 1459 और 1559, ठीक है, लगभग 100 साल, लगभग क्या भाई 100 साल का अंतर आ रहा है। 1459 में जोधा स्थापना करता है और 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। ठीक है, अब जोधा राजधानी चेंज करता है, तो राजधानी चेंज करके तो फिर भी नया नया जोधपुर की स्थापना किया है, तो राजधानी भी जोधपुर को बना लेता है। ठीक है, बात आती है जोधपुर में मेहरानगढ़ किले की नींव रखता है। देखिए, थोड़ा सा नींव रखने की बात मैं बताऊंगा। नींव जोधा खुद नहीं रखता है, जोधा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाता है जोधपुर में। इस जो किले की नींव थी, इस किले की नींव को करणी माता ने रखा था। ठीक है, करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। अब बात आती है नींव करणी माता ने किस प्रकार रखी, इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बताऊं। करणी माता के लिए ऐसा कहा जाता है, करणी माता रणमल की धर्म बहन थे। रणमल की धर्म बहन हुआ थे, इसका मतलब हुआ कि जोधा की बुआ। ठीक है, करणी माता रणमल की धर्म बहन थे, रणमल का बेटा जोधा था। तो भाई पिता की बहन बुआ होती है, रीजनिंग आप सब पढ़ रखे होंगे, ब्लड रिलेशन आप पढ़ रखे होंगे, रक्त संबंध आप पढ़ रखे होंगे। तो पिता की बहन यानी रणमल की जो बहन जोधा की बुआ होगी। तो ये होता है भाई, आज भी अपन कोई भी आधारशिला रखवाते हैं मकान वगैरह की, तब बहन बेटियों को बुलाते हैं, तो पंडित जी उनको कहते हैं भाई जो आप आरती वगैरह कीजिए, जो आधार की जो शिला रखिए, इस प्रकार की जो भी वो जो होते हैं, जो परंपराएं होती हैं आप सब जानते हो। तो उस समय में जो करणी माता ने यानी जोधा की बुआ करणी माता ने या रणमल की बहन करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाए कि मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी, या मेहरानगढ़ किले की नींव किस लोक देवी ने रखी थी, या मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी जो वर्तमान में एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। रणमल की धर्म की बहन थे करणी माता और जोधा की बुआ जी लगते थे। मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं और चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। मयूर की आकृति में होने के कारण इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है जो मेहरानगढ़ किला। देखिए, अपन जब किले पढ़ेंगे राजस्थान के किले और छतरियाँ, उस समय मेहरानगढ़ किले की थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी कैसे चिड़ियाटूंग कहलाई, ठीक है, मेहरानगढ़ को मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, थोड़ी विस्तार से उस समय बात करेंगे। अपन यहाँ पर जो राजाओं की बात कर रहे हैं, न कि किलों की बात कर रहे हैं। किला इस राजा ने बनाया जोधा ने, तो इसकी थोड़ी सी बात कर ली है। ठीक है, तो ये बात थी आज की क्लास की, जो फर्स्ट क्लास है मारवाड़ का इतिहास की, मारवाड़ के राठौड़ों की। ठीक, अब जो नेक्स्ट राजा होगा राव मालदेव होगा। जहाँ तक लगता है, जहाँ तक ये होगा कि पूरी क्लास मालदेव पर आधारित रहेगी या मालदेव पर डिपेंड रहेगी,
हो सका तो 2 क्लासेज में भी कंप्लीट हो सकता है मालदेव, क्योंकि मालदेव एक बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, फैक्ट ज़्यादा है, इतिहास ज़्यादा है मालदेव का, ठीक है। युद्ध है उसके टाइम के, तो उनकी बात करेंगे तो चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है। तो कोशिश ये करेंगे कि तो एक क्लास में कंप्लीट करें। एक क्लास में अगर होता है तो थोड़ी बड़ी क्लास होगी, और 2 क्लासेज में होता है तो ठीक है, 2 छोटी छोटी 2 क्लास हो जाएगी, ठीक। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वैसे अपन आज पढ़ लिए हैं जो इनके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार राजस्थान में जो राठौड़ आते हैं, पहला जो राजा कौन था, किस प्रकार की इनकी जो शुरुआती राजधानियाँ रहती है, जो इनका आदि पुरुष मूल पुरुष जो राव सिंह था संस्थापक था, वो किस प्रकार से राजस्थान में आता है, ठीक है, और कहाँ से आता है। तो जो भी जनश्रुतियाँ थी उनकी भी अपन बातें कर लें, जो कहानियाँ थी उनकी भी अपन बातें कर लिए हैं। देखिए, जो जोधा का एक 5वां पुत्र था वो 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। वो थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना। वैसे अपन बीकानेर पढ़ेंगे, मारवाड़ के बाद में अपन बीकानेर ही पढ़ेंगे, उस समय बात कर लेंगे, ठीक है। जोधा का 5वां पुत्र बीकानेर 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। एक छोटे डिब्बे में बंद करके लिख सकते हो साइड में। थोड़ा सा ये बातें फिर आगे अपन बीकानेर पढ़ेंगे तब थोड़ा समझने में सहायता मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है कि जो बीका था वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो अपन, थैंक यू।